सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग ये तीसरी वीडियो पे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना ली हैं, तो आप उस वीडियोस को जाके अपने प्लेलिस्ट पे देखिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने मनरेगा कंप्लीट किया था, पूरा टोटल जितनी भी चीज़ें थी उसमें उसमें जितनी धाराएँ थी, कहाँ कहाँ पे ये लागू होती हैं, कौन कौन के लिए लागू होती हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ सभी डिस्कस किया था उसमें। आप लास्ट वीडियो तो देख लीजिएगा। आज हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके बारे में इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम जो है अभी वर्तमान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। DAY, डे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRL, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कोटेशन आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम। तो इसका ब्रीफ हम लोग पहले देख लेते हैं। हुआ क्या, जब भारत देश आज़ाद हुआ ना, तो भारत देश में काफ़ी निर्धनता थी। एक गरीब तबके का व्यक्ति जो है खाने के लिए भी बहुत तरसता था। ठीक है, तो उस समय कुछ मिशंस निकाले गए जो क्या बोलते हैं, छोटे से छोटे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की गई, पर होता नहीं था। ठीक है, उस समय जो स्कीम्स निकाले गए वो सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई, वो सब एक एक दिन का, एक एक हर दिन का मिशन रहता था कि गरीबों के लिए क्या किया जाए। तो वो धीरे धीरे बढ़ते 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 स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो आपने सुना होगा, वो वहाँ तक पहुँचा और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो था आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया गया। तो इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम गरीब है, जिसके पास ना खाने को है ना कुछ नहीं है, ठीक है, समाज का सबसे निर्धन व्यक्ति भी क्या हो, इस योजना का लाभ ले सके। मेन वही उद्देश्य है। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति जहाँ भी हम पहुँच सकें वहाँ तक इस योजना को हमको पहुँचाना है, इसका मेन उद्देश्य था। इसीलिए यहाँ पे ये कोटेशन जो दिया गया है ना कि निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम। इसमें 2 चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चालू करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल होगा, है ना, एक सामान्य व्यक्ति। और दूसरा होता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, एक इंडिविजुअल व्यक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इन दोनों चीज़ों को इस पूरे योजना में बहुत अच्छे से हमको देखना होगा, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं इसी के बेस पे ये जो पूरी योजना है वो लाई गई है। मतलब इंडिविजुअल मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो एकदम गरीब है। गरीब मतलब यहाँ पे BPL से ताल्लुकात रखता है, मतलब BPL को बोला गया है। वह क्या कर सके, कोई ना कोई उद्यम कर सके, कोई ना कोई स्किल उसके पास आ सके और कोई ना कोई उसको सहायता प्रदान की जाए कि वह उस गरीबी रेखा से उबर के आगे बढ़ सके। दूसरा होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है बेसिकली फोकस किया गया है महिलाओं को। एक पुरुष वर्ग का व्यक्ति क्या होता है कि कहीं भी जाके वो काम कर सकता है और वो अपनी आजीविका चला सकता है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को इसलिए फोकस किया गया कि जब कोई व्यक्ति अपने खेत पे जाके काम करे तो उनके घर पे जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ दिन भर उनके पास काफ़ी समय होने के बावजूद भी वो अपना समय जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो उसको ज़्यादा फोकस करते हुए मतलब दोहरा बढ़ावा वहाँ पे मिल सके। मतलब घर का एक पुरुष वर्ग जब कमाने जा रहे हैं तो महिला वर्ग भी उसमें साथ में भागीदार बन सके। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया जिसकी मिनिमम संख्या 10 और मैक्सिमम संख्या 20 होती है ना, और विशेष जगहों पे 5 से लेके 20 तक वह हो सकती है। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में बेसिकली देखा गया कि महिलाओं को ज़्यादातर इसमें प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखेंगे। पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या किया गया कि उनको एक उनके अनुसार, उसके गांव के रुचि के उनके अनुसार उस गांव में क्या चीज़ की आजीविका जो है, लाइवलीहुड जो है जनरेट की जा सकती है। मान लो एक गांव गांव का जंगल जंगल वगैरह का गांव हो गया। जंगल में क्या होते हैं, जो जंगल से उत्पादित जो चीज़ें होती हैं, मान लो चार चिरौंजी, शहद हो गया,
ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का प्रसंस्करण करके वो क्या कर सकती हैं, महिलाएं काफ़ी अच्छा कमा सकती हैं। ठीक, तो वो जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है ना, वो सब इस चीज़ों को डिसाइड करती हैं कि क्या चीज़ को हमको लाना है और क्या बोलते हैं किसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं या वहाँ पे जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको कैसे एम्पावर्ड किया जा सके, उनका जैसे इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली यही फोकस किया गया है कि हर एक तबके का व्यक्ति जो एकदम गरीब से गरीब है, हर तबके का व्यक्ति वहाँ पे इसमें शामिल हो सके और एक जीरो से लेके हीरो तक का जो लेवल है यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है। इसमें एमएसएमई भी जो शामिल है, मीडियम इस एमएसएमई जो होता है ना आपका, मीडियम स्मॉल, और तो ये एमएसएमई का होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब माइक्रो मतलब एकदम छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, फिर मीडियम लेवल पे आपका, ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्राइजेस। ये जो एंटरप्राइजेस होती है इसको भी शामिल किया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ देखते हैं। जून 2011 में इसका प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका नाम परिवर्तन भी हुआ 29 मार्च 2016 को एनआरएलएम को जो है दीनदयाल अंत्योदय एनआरएलएम के नाम से जाना गया। ठीक है, मंत्रालय जो है इसका कौन सा मंत्रालय होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बारे में इसको बेसिकली देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट का वेट करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। ठीक है, तो शेयर तभी करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, लाइक तभी करेंगे जब अच्छा लगेगा, लेकिन कमेंट एटलीस्ट इसलिए कीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, अच्छा लगे ना लगे वो चीज़ तो बोल सकते हैं ना। ठीक, चलिए, ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ग्रामीण जो हैं, जो गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर वहाँ उपलब्ध संसाधनों से उनकी जो आजीविका को निर्माण करना और उसको गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी सहायता के जो विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से निवेश की सहायता हमको प्राप्त होती है। एनआरएल का मिशन क्या है कि गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार, ठीक है, एवं कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना, ताकि गरीबों को मजबूत बुनियादी संस्थापन माध्यम से उनकी आजीविका जो है स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। मतलब कुल मिला के गरीबी रेखा से उनको अमीरी रेखा की ओर पे आगे बढ़ना। अमीरी रेखा होता नहीं है, मतलब कहने की बात है। ठीक है, उनके स्वरोजगार का उपाय करना, उनको कौशल विकास करना और उसी स्थान पे वहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं से उनको आगे बढ़ाना। मूल्य के रूप में देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो है, जो मुख्य दिशा निर्देश का मूल्य निम्नानुसार जो है कि सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति है ना, को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। इसका मतलब ये है कि जो निर्धन व्यक्ति है ना, उसमें स्किल या कोई क्वालिटी की कमी नहीं होती, उनके पास उस अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, तो वही अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है एनआरएलएम का। सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो ये भी सुनिश्चित करना कि जो भी चीज़ें यहाँ पे लागू की जा रही है उसमें कितनी पारदर्शिता है, उन तक कहाँ तक पहुँच पा रही है और उसकी जवाबदेही कौन लेगा। मतलब पहुँचा तो दे रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट ने कोई एक रुपये जो है यहाँ से अपने फंड से रिलीज़ कर दिया, किसके लिए, किसी एक न्यूनतम गरीब व्यक्ति के लिए, क्या वो वहाँ से दिल्ली से लेके उस कोने काने में रहने वाले उस व्यक्ति तक क्या वो 1 रुपये पहुँच पा रहा है कि नहीं। तो उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए ना, है ना। आयोजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के सभी स्तरों पर गरीबी का स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना। मतलब उन्हीं गरीबों द्वारा ही जो है उसका स्वामित्व भी देखा जाता है, उनका कार्यान्वयन, निगरानी आदि जो चीज़ें हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। सामुदायिक स्वनिर्भरता, मतलब वहाँ पे स्वनिर्भरता होगी और समुदाय के साथ में होगी। क्या है, अकेला अगर स्वनिर्भर होता है तो बहुत कम अर्निंग होगी, लेकिन समुदाय अगर स्वनिर्भर हुए तो उनकी अर्निंग क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए पात्रता, यहाँ पे पात्रता किनके लिए होती है,
उन स्वयं सहायता समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है ना, ठीक है, की बचत की खाता बहियों के अनुसार स्वयं सहायता समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए, ना कि खाता खोलने की तारीख से। ठीक, तो खाता खोल लिया और एक्टिव है ऐसा नहीं है, खाता खोलने की तारीख से नहीं, ठीक है, उनके एक्टिविटी से होती है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कि सेकंड नंबर जो है स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनको 5 सूत्रों का पालन किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें बोल पूछ लेगा कि स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र क्या होते हैं, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। उनकी नियमित बैठकें होनी चाहिए, जो रेगुलर इंटरवल पे जो उनका बैठक होता है वो। दूसरा, नियमित बचत होना चाहिए, जो भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से जो भी अर्निंग करेंगे उसमें बचत होना चाहिए। नियमित अंतर ऋण जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, समय पर पुनर्भुगतान होना चाहिए, उनका जो उन्होंने ऋण लिया है उसका जो अंतर वहाँ से उनको निकालना है, और उसका जो पुनर्भुगतान भी है वो करना है, मतलब उन्होंने जो भी ऋण लिया होगा। और अद्यतन खाता बही, मतलब अपडेटेड जो उनका खाता बही जो होगा वो भी अपडेटेड होना चाहिए। कभी भी उनका अंकेक्षण हो या कोई भी ऑडिट वगैरह हो तो उसमें वो सही से उसको दिखा पाए। नाबार्ड जो होता है उनके द्वारा जो है ग्रेडिंग वगैरह की सिस्टम यहाँ पे दी गई है, उसके अनुसार ये जो है योग्य होने चाहिए। ठीक, जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के संघ के अस्तित्व में आएंगे तो बैठक की सहायता के लिए संघों द्वारा ग्रेडिंग का कार्य किया जा सकता है। ठीक, उनका ग्रेडिंग का कार्य भी वहाँ पे हो सकता है। और चौथा जो है, मौजूदा बंद पड़े स्वयं सहायता समूह की ऋण के लिए पात्र हैं यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और वे कम से कम 3 महीने तक सक्रिय रहें। ठीक, तो 3-4 चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तभी वो जो है एक्टिव कहलाती हैं और उनको जो है मदद मिलती है। एनआरएल की जो औपचारिक शुरुआत हुई ना, जैसे जो 2011 पे हुई है, तो उसके ठीक 12 महीने के भीतर जो है वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे जितने भी राज्य हैं, जो अपने देश में राज्य हैं, उनमें क्या है वो अपनाया जाना जो है निश्चित करना है उसको। ठीक, चलिए एनआरएलएम जो की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो पहली विशेषता है इसमें सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो आपस में जो समाज के जो गांव के जो लोग हैं ना वो आपस में बिखरे हुए हैं, तो उनको जो है उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार या वहाँ पे उपस्थित जो आजीविका का जो साधन है उसके अनुसार सबको क्या करना, उसको आपस में लाना। ठीक है, इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल अगर कुछ चीज़ कमाता है तो उसकी जो अर्निंग होगी ऑब्वियसली कम होगी, और वहीं पे एक समूह जब कमाता है तो उसकी अर्निंग काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर जितना भी स्किल हो वो समूह के अंदर के स्किल से काफ़ी कम ही होगा। तो यही एकजुटता का इनका मेन जो है मोटिव होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या किया गया है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जो है इस संघ में शामिल किया गया, जैसे किसान संघ हो गया, दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ वगैरह हो गया, बुनकर परिसंघ हो गया, ये सब चीज़ों को एक साथ में लाया जाए ताकि आजीविका के जो संबंधित जो अनेक मुद्दे हैं वो साथ में विशेष में ध्यान दिए जा सके और उनको एक रूप से संगठित किया जा सके। अपॉर्चुनिटी बहुत है ना। ठीक है, एक महिला भी कृषि जो संसाधन है उसमें जुड़ सकती है ना, ऐसा। एनआरएलएम का देखें तो इसके तहत जो सामाजिक वंचित जो वर्ग हैं उनको पर्याप्त कवरेज देना है। ठीक है, सुनिश्चित कराना है कि बीपीएल परिवार जो है, ध्यान देंगे बीपीएल परिवार जो है कंप्लीटली 100% इसके फायदे ले सकें। अब इसमें क्या है, आरक्षण इसमें थोड़ा सा दिया गया है। ठीक, तो आरक्षण अगर देखेंगे तो 50% जो है, कम से कम 50% एससी प्लस एसटी जो है होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, दोनों को मिला के 50% जो है इनको दिया जाएगा ही जाएगा। ठीक, लाभ दिया जाएगा। अब बचा जो 50% है, उस 50% में ठीक है आपको कम से कम 15% जो है अल्पसंख्यक लेने होंगे, 3% जो है आपको विकलांग जो है लेने पड़ेंगे। ठीक, और इसमें जो है ना 40% महिला का भी आरक्षण किया गया है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो 50% हो गया, यहाँ पे 3% है, 15%, 40% है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो 100% सुपर। ऐसा नहीं है। मान लीजिए इस ST SC में मान लीजिए 50% में ही एक महिला जो है, ठीक है, वो महिला जो है विकलांग भी है
वो महिला जो है HDSC से भी संबंधित है, ठीक है, विकलांग भी हैं, और वो जो महिला है आपका क्या बोलना चाहिए, अल्पसंख्यक भी हैं, ठीक। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं हो सकता है वो एक ही के अंदर पे हो, तो इसी 50% में वो शामिल हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें इसमें जो है सामने लाई जाती हैं। अब देखो ये जो है परिक्रामी, ठीक है, परिक्रम, परिक्रम से बना है परिक्रामी, यानी आप जो परिक्रम दिखाओगे, आप पुरुषार्थ दिखाओगे, उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट पे आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी मतलब आपको पूंजी निवेश करने के लिए देगी, साथ ही साथ उसमें सब्सिडी भी आपको प्रदान की जाएगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं लगभग 6 महीने कम से कम वो अच्छे से काम करे, ठीक है, उसके बाद जो है ये चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका जो पारिश्रमिक निधि, इसमें 70 से अधिक सदस्य BPL परिवार से संबंधित होने चाहिए, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, तथा पूंजीगत सब्सिडी जो है जो दी जाती सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीधे दी जाएगी अथवा परिसंघों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जो 70% है ना, उसका मतलब एक्चुअल में ये है, मान लीजिए एक समुदाय बन रहा है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, तो उसमें क्या है, 70% कम से कम BPL के सदस्य होने ही चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी जो बचा 30%, 30% का जो लेना देना है ना, वो कहते हैं कि ये जो 30% है वो हो सकते हैं गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर पर हों, और इनका जो समायोजन है उस समूह में तभी किया जाएगा जब ये 70% BPL जो है राजी होंगे, कि ये जब 70% BPL राजी होते हैं कि बाकी जो 30% जो है उनको हमको कंप्लीट करने के लिए हम लोग 30% किसी APL या सामान्य व्यक्ति को लेना चाहते हैं, तो जब वो सभी के सभी जो हैं आपके हाँ बोलेंगे तभी होगा। जैसे मान लीजिए मिनिमम का ग्रुप बनता है 10 का, तो 7 जो है इसमें BPL हो जाएंगे, ठीक है, और 3 जो है उनको और चाहिए, तो ये 3 जो हैं आपके APL या सामान्य रूप से हो सकते हैं, ठीक है, एवरेज एबव द पुअर्टी लाइन ये होते हैं। अब ये क्या है, जब ये सातों के सातों जो हैं जब वोटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो है 7 वोट इसको मिल जाएगा कि हाँ बोलते हैं ये सातों के सातों, तब ये 3 APL उसमें शामिल हो पाएंगे, ठीक है। और 70% से अधिक जो है सदस्य BPL परिवार से संबंधित होने पे ही उनको सब्सिडी या पूंजीगत सब्सिडी परिक्रमी निधि दी जाती है, अगर उससे कम हुए तो ये सब नहीं दिया जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, ब्याज या सब्सिडी का प्रावधान, उनको क्या ब्याज देना पड़ेगा या सब्सिडी क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो 7% वार्षिक ब्याज दर की पर जो है सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिन्होंने प्रमुख वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है जो कि सही समय पर ऋण की वापसी पर आधारित है। समय समय पे आप ऋण वापसी करते जाएंगे तो आपको 7% जो है वार्षिक ब्याज की दर पे आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी। मान लीजिए कि 7% वार्षिक दर पे जो है सब्सिडी का मतलब ये है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ जो है लोन पे लिए, से 10,000 रुपीज़ को आपने 9% लोन पे लिया मान लीजिए, तो 7% का सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 2% का जो है ब्याज देना पड़ेगा। 10,000 का सालाना ब्याज कितना हो रहा है आपका, 700 रुपये। एक मिनट ना, ये चल एक मिनट, 700 रुपये मान लो होते हैं, 700 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है और आपको क्या है सब्सिडी जो सॉरी आपको जो लोन मिला है वो 9% पे मिला है, यानी आपको सालाना 900 रुपये, 10,000 के पीछे 900 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या है 700 रुपये जो 7% आपको दे रही है ना, तो 700 रुपये गवर्नमेंट दे देगी और आपको सिर्फ 200 रुपये जो है आपके ब्याज पड़ेंगे। तो इस तरीके से सब्सिडी आपको मिलती है ब्याज पे, है ना, ब्याज के ऊपर सब्सिडी है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यदि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने की जो स्थिति में लागू नहीं होगा, उक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप को ब्याज आधारित सब्सिडी तभी दी जाएगी जब उसके द्वारा पूंजीगत सब्सिडी आधारित ऋण वापस करने के बाद नया ऋण लिया जाएगा। मतलब आप ऋण जब वापस कर चुके हैं, तब आपको जब नया ऋण आप लेंगे तभी आपको यह सब्सिडी जो है दी जाती है, ठीक। इस चीज में जो ये जो वर्ड है ना, यह किसी SHG द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने की स्थिति में लागू नहीं होगी। क्या होता है,
6 मंथ के बाद में जब उनको जो है परिश्रमिक जो दिया जाता है, तो उसमें मान लीजिए 50,000 रुपीज़ उनको दिए गए ना, तो अप्रॉक्स जो 15% जो होता है उनको क्या किया जाता है, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यानी 15,000 उनको दे दिया गया, ठीक है, और बाकी बचे 35,000 रुपये। तो ये 35,000 रुपये जो है उनको बैंक की तरह, लोन की तरह उनको दी जाती है। तो इन 35,000 पे उनको क्या करना पड़ता है, ब्याज, जो भी ब्याज है, मान लो 9% हुआ, 10% ब्याज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन ये 15,000 रुपये होते हैं, उसको उनको परमानेंट दे दिए जाते हैं। उसके ऊपर उनको ना ब्याज लगता है, ना उसका कोई रिटर्न उनको देना पड़ता है। तो ये, अगर इसको तो 15,000 पहले से सब्सिडी दे दिया गया, पूंजीगत सब्सिडी हो गया इसको बोलते हैं। पूंजीगत मतलब पूंजी के रूप में सब्सिडी दे दी गई, ठीक है। और ये जो बात हो रही है, पूंजीगत सब्सिडी आधारित ऋण वापस करने के बाद नया ऋण जब वो लोग लेंगे, उसमें ऋण में जब लेंगे तो उनको जितना भी परसेंटेज होगा ना, जो ब्याज मैंने बताया है ना, उस पे उनको सब्सिडी दी जाएगी। यानी 7% की उनको सब्सिडी दे दी जाएगी, जो भी ब्याज रहता है उसके ऊपर पे, ठीक, जो मैंने लास्ट पे बताया था। इसकी सीमा संचयी ऋण के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति सदस्य होगी। 70% सदस्य बीपीएल परिवार से हों तभी, ठीक है। संचयी ऋण जो होता है ना, सभी को मिला के, सभी के जो है 1 लाख रुपए प्रति सदस्य होगी, ठीक। अब देखते हैं कौशल विकास तथा नियोजन की परियोजनाएं। इस परियोजना के लिए आवंटन का 15% नियत किया जाता है। यानी कौशल विकास करने के लिए जो राशि, मान लो गवर्नमेंट को जो बजट पे वो पेश किया, मान लो वो 100 रुपये का बजट दे रही है, तो इसका 15% उनके कौशल विकास के लिए, 15 रुपये जो कौशल विकास के लिए उनको लगाया जाना निश्चित किया गया है, ठीक। अब देखते हैं सामाजिक समावेश, एकजुटता एवं संस्थान। तो आमतौर पे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है 10 से 20 व्यक्तियों का बनता है, और दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, आदिवासी क्षेत्र हो गए, है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र हो गया, उनमें क्या है, मिनिमम जो है 5 व्यक्ति हो सकते हैं और मैक्सिमम 20। इसमें भी मैक्सिमम 20 हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 10 होना अनिवार्य होता है, ठीक। तो एक स्वयं सहायता समूह जो एनआरएलएम की संस्थागत के डिज़ाइन का प्रमुख निर्माण खंड होता है। ये स्वयं सहायता समूह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा किसी भी एनआरएलएम के लिए। तो सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप की कार्यनीति के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सा चीज़ अनिवार्य है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, कि स्व निर्धारित या स्वैच्छिक समूह सहायता, सदस्यता और समूह मानदंड होना चाहिए। सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें। समूह सदस्यता में एकजुटता होनी चाहिए। स्वचयनित प्रक्रिया के जरिए होती है, मतलब आपस में ही चयन करते हैं कि किसको किसको रखना है। समूह द्वारा नियत बचत एवं आपसी लेन देन का मानदंड होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। कोई भी बचत करना, आपसी लेन देन जो भी है वो सबका। निर्बाध उपयोग के लिए अपनी बचत से आपस में शुरुआती लेन देन, ठीक है, जो भी अपना बचत होता है उससे शुरुआती लेन देन जो है करने के लिए वो लोग आपस में एकजुट रहते हैं। और सहायक सेवाएं यानी प्रशिक्षण, बुक कीपिंग आदि जैसे जो है ना, मुहैया कराने के लिए सामाजिक पूंजी जो है वो उनको प्रदान भी की जाती है। सदस्यों की ऋण संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी संवर्धन के लिए बैंकों से ऋण और परिश्रमी निधि जो है दी जाती है, तथा एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो उच्च श्रेणी का परिसंघ ये भी माना जाता है, ठीक। कुल मिला के वही चीज़ें मैंने बोला कि आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, उनके बीच में जितना भी वो बचत करते हैं उसी से वो जो है नई चीज़ें, लागत जो भी उनको पड़ती है, तो उसी बचत से फिर नया एक चीज़ जो है जनरेट करने के लिए उस बचत का यूज करें वो, और इनको समय समय पे लौटाएं। उनको पारिश्रमिक जो भी मिलता है या परिश्रमी जो मिलता है वो चीज़ें तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, ठीक है। वित्तीय समायोजन जो है देखते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो परिक्रमी निधि जो होती है ना, रिवॉल्विंग फंड जो होता है, ठीक है, सहायता जो होती है वो एनआरएलएम प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये के साथ समूह संचय के रूप में, जिन्हें पहले कभी कोई रिवॉल्विंग फंड जो है नहीं मिला है, को प्रकृमि निधि की सहायता मुहैया कराएगा।
इट मीन्स क्या होता है, जो रिवॉल्विंग फंड होता है ना वो तब दी जाती है जब वो लोग को कभी भी पहले तो रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला है, ये वन टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो जब दिया जाता है तो कम से कम 10,000 रुपीज़ और अधिक से अधिक जो है 15,000 रुपीज़ उनको समूह के संचय के रूप में दिया जाता है, एज अ इनाम समझो उसको, सीधा सीधा, है ना। परिक्रमिक निधि जो होते हैं, रिवॉल्विंग फंड होता है, प्राप्त करने के लिए सेल्फ ग्रुप की जो पात्रता क्या होनी चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया था कम से कम 6 महीने तक उनको सही तरीके से ये चीज़ें सक्रिय रूप से वो उनको काम करना ही होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है, उनको पंचसूत्र जो बताया था ना कि नियमित बैठक होनी चाहिए, उनका जो है नियमित बचत खाता होना चाहिए, आपसी लेन देन होना चाहिए, समय पर भुगतान होना चाहिए, और उनका जो बही खाता है वो अपडेटेड होना चाहिए, तभी उनको दी जाएगी। पंचतत्व सूत्र के निर्धारण पे आधार का ग्रेड जो है एक जो है पार करना चाहिए, जो है ना, जो आपका ग्रेड उनको मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है, ये पंचसूत्र के आधार पे जो ग्रेड एक जो है कम से कम उनको पार करना ही पड़ेगा, तभी उनको मिलेगा। गहन ब्लॉकों में पंचसूत्र के अलावा एसएसजी को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करने में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो एक चीज़ और है, उनको जो है कोई भी काम करने के लिए उनको प्रशिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। कोई प्रशिक्षण नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन उसको इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मिलेंगी तभी उनको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जो रिवॉल्विंग फंड है वो प्राप्त होगा। व्यक्तिगत लाभार्थी के पूंजीगत सब्सिडी जो है सामान्य श्रेणी में अधिकतम 15,000 एवं SC/SC श्रेणी में 20,000 रुपये होती है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो तो अलग तौर पे दिया जाता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को सहायता राशि दी जाती है तो अगर वह सामान्य श्रेणी का है, ठीक है, BPL से ही बिलोंग करना चाहिए पहला चीज़। अगर वो सामान्य श्रेणी का है तो उसको 15,000 रुपीज़ अधिकतम दी जा सकती है, और अगर वह ST/SC श्रेणी से बिलोंग करता है तो उसको 20,000 रुपीज़ जो है दी जाती है पूंजीगत सब्सिडी, ठीक। चलिए पंचायती राज संस्था के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं की जो भूमिका है वो क्या है यहाँ पे, तो मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। पंचायती राज जो संस्था है उसकी भूमिका क्या है कि पंचायती राज मतलब मान लीजिए ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। ग्राम पंचायत में बहुत सारे जो है ग्राम सभा जो है सम्मिलित हैं। तो ये ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा मतलब क्या होते हैं, वहाँ के ऐसे सदस्य जो वोट देने के अधिकारी होते हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं। तो इसी ग्राम सभा को ही तो आपको क्या करना है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप तो यहीं से बनता है। तो इनका जो चयन किया जाता है कि ग्राम पंचायत इस चयन करके देती है कि कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, कौन किस चीज़ के लिए क्या बोलना चाहिए, कुशल है कौन अकुशल है, कौन कौन ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्राम पंचायत या उस अवेलेबल जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या आजीविका उत्पन्न की जा सकती है। एक जंगल में जो आजीविका उत्पन्न होगी, क्या वह सामान्य मैदानी क्षेत्र में आजीविका ऐसा उत्पन्न हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। जो मान लीजिए जो आपका जंगलों से जो भी प्राप्त होता है, जैसे लाख हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, ये सब चीज़ें, क्या वह मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी निश्चित करती हैं कि ग्राम सभा उस चीज़ों को निश्चित करती है। कुल मिला के ग्राम सभा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में जीरो टू हीरो वाला जो काम है वो करती है। वही चीज़ दिया कि अत्यंत निर्धन व्यक्ति को जो है खोजना, दुर्बल व्यक्तियों के आरंभिक प्राथमिकता के साथ में BPL परिवार का निर्धारण करना तथा स्वयं सहायता समूह को संगठित करना, ठीक है। वही निर्धारित करे कौन BPL है, कौन प्राथमिकता वाले हैं, किन को देना है किन को नहीं देना है। SSG परिसंघों को सुविधानुसार बनाना तथा उनके प्रभावी कार्य कार्यकरण के लिए आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब एनवायरनमेंट वैसा जगह बनाना, ठीक है। वार्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, स्व सहायता समूह उनके परिसंघों की प्राथमिक मांगों को शामिल करना तथा उन्हें उपयुक्त वित्तीय आवंटन करना। वही आपकी जो मांग है उनकी उनको क्या करना, NRLM तक पहुंचाना। SSG जो नेटवर्क जो है उसके विभिन्न विभागों एजेंसियों के साथ में समन्वय करना, मतलब एज अ मीडिएटर वो काम करता है।
गरीबों की संस्थाओं की जिम्मेदारियां, ठीक है, गरीबों की संस्था निम्नलिखित जिम्मेदारियां वहन कर सकती हैं। ठीक, कौन कौन सी? ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थानों के अन्य मंचों की सक्रिय रूप से भागीदारी करना। ऑब्वियसली वो लोग भागीदार होंगे ही होंगे, है ना। समुदाय आधारित निगरानी जरिए फीडबैक उपलब्ध कराना। समुदाय पे जो निगरानी कर सकते हैं उसका जो फीडबैक है वो भी उनको दे सकते हैं कि कितना सही इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। पंचायती राज संस्थाओं की विकासात्मक पहलों को सहयोग देना, देंगे देंगे। पंचायती राज संस्थानों को अपने आयोजन संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना, उनको सहायता देना ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सकें। अब देखिए, जो सहायक संरचना है कुछ इस प्रकार होती है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग सहायक संरचना होगी, राज्य स्तर पे अलग होगी, जिला स्तर पे अलग होगी और उप जिला स्तर पे अलग होगी। राष्ट्रीय स्तर पे जैसे एनआरएलएम का एसी हो गया, सीसी हो गया, ईसी हो गया, इसको हम देखते हैं आगे, है ना। ठीक है, एसआरएलएम हो गया, एसएमएमयू हो गया, ठीक है, डीएमएमयू हो गया, बीएमएमयू हो गया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे सहायक संरचना, ये सहायक संरचना क्या करती है कि जो एनआरएलएम है ना उसको सपोर्ट करती है कि वो किस तरीके से वो फंड किया जाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इनकी योजनाएं कहाँ तक कार्यान्वित की जाए, कैसा फीडबैक लेना, उसके अनुसार क्या उनको अपडेट करना है, एक एक चीज़। तो यहाँ पे जो एनआरएलएम जो होता है ना, सहकारी समिति, एनआरएलएम कमेटी, ठीक है, ये एसी का मतलब वही हुआ, एडवाइजरी कमेटी। वहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे इस क्या बोलना चाहिए, पिरामिड पे ऐसा। तो जैसे आपका ये एसी हो गया, ये हो गया आपका सीसी क्लस्टर कमेटी हो गया, है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब टॉप लेवल हो गया ये। सदस्य कौन होंगे? सिविल सोसाइटी संगठन वाले होंगे, वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो विख्यात उद्योग संघ या शिक्षाविद होते हैं ना वो होंगे, ठीक है। कुल मिला के इकोनॉमिस्ट वगैरह जो हो गया वो। विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो शामिल हो जाते हैं इसमें, है ना। ठीक, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ हो गया, है ना। इनका कार्य क्या होगा कि एनआरएलएम के जो समग्र दृष्टिकोण जो है निर्देशन एवं प्राथमिकता निर्धारित करेंगे तथा समग्र प्रगति का समीक्षा करेंगे। मतलब क्या करेंगे? जो एनआरएलएम का जो दृष्टिकोण है उसको प्राप्त करना, उसका निर्देशन करना, उसकी प्राथमिकताएं डिसाइड करना, उनको नीचे लेवल तक पहुंचाना तथा उन नीचे लेवल पहुंचाने के बाद उनसे समग्र प्रगति की जो है समीक्षा करना। मतलब हमने कुछ दिया तो उसका क्या फीडबैक उनको मिल रहा है। एनआरएलएम समन्वयक समिति, ठीक है, क्लस्टर कमेटी हो गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं आपके सचिव, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो मंत्रालय सचिव है ना। कार्य इनका क्या है कि एनआरएलएम की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य की समय पर पूरे किए जा सके। मतलब ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं और समय समय पर फीडबैक लेते ही रहते हैं। अधिकार जो है संपन्न समिति जो है, इनमें क्या होता है कि वार्षिक कार्य की योजना की समीक्षा की जाती है, अनुमोदन किया जाता है तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निधियां रिलीज करना इनका काम होता है अधिकार संपन्न समिति का। इनके पास अधिकार होता है। अब आते हैं राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे आपका जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, वो एनआरएलएम था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये स्टेट लेवल का हो गया। इसमें राज्य सरकार इसमें गठित करती है और राज्य सरकार गठित करने के कारण क्या होता है, संबंधित जो क्रियाकलापों का कार्यान्वयन की जांच करेगा कौन? राज्य सरकार जो है। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के जो होते हैं वो के रूप में एसआरएलएम को सोसाइटी, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया जा सकता है, ठीक। और उसी में देखते हैं कि राज्य मिशन प्रबंधन इकाई भी होती है। ये जो है ये हेड हो गया उसमें, और एक सपोर्टिव बॉडी आ गया इसके SMMU, ठीक है, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, यानी स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। तो SRLM जो पूर्वकालिक राज्य मिशन निर्देशक जो होते हैं, SMD जो होते हैं, इनका SMD का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है और ये वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। हो सकता है ये पूर्व के जो जिला कलेक्टर या समकक्ष रूप में कोई व्यक्ति, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, IAS IAS ऐसे ऑफिसर्स होते हैं।
एसएसएमयू जो होती हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या होती है कि तो राज्य में जो एनआरएलएम के जो सभी क्रियाकलाप हैं उनका नेतृत्व करना, पहला चीज नेतृत्व इनका करना होता है। दूसरा, इनकी जो नीतियां हैं और उनकी कार्यक्रम है उसका दिशा निर्देश तैयार करना, उसका प्रारूप तैयार कर उसको आगे बढ़ाना। जिला या उप जिला स्तर पे जो होता है इनका जो है कार्यान्वयन या सहायक संरचनाओं को मौके पर सहायता प्रदान करना, विभिन्न घटकों या विषय का सहयोगों का गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। जो भी विषय आते हैं, घटक आते हैं, उनका गुणात्मक जो है यहाँ पे कार्यवहन सुनिश्चित करना। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ समुचित संपर्क सुनिश्चित करना, यानी कंटिन्यूटी उनकी बनी रहे कि ग्रामीण स्तर पे जो विकास एजेंसियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं, तालमेल बनाना, साझेदारी बनाना, ठीक है, आवश्यकता अनुसार कोई भी अन्य कार्य, कुल मिला के यही काम करते हैं वो लोग, आवश्यकता अनुसार कोई भी अन्य कार्य। जिला स्तर पे देखते हैं तो जिला स्तर पे कौन हो जाती है, जिला मिशन प्रबंधन इकाई जो होती है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट जो होता है, इनका कार्य क्या होता है कि एनआरएलएम की जो क्रियाकलाप होते हैं को क्रियान्वित करवाना जिला लेवल पे, है ना। तो जिला प्रशासन, लाइन विभाग, बैंक, गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं इनका भी सहयोग लिया जाता है इसमें, है ना। नियम के साथ में आचार विचार करके तालमेल स्थापित करना, कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाना जिला लेवल पे। तो जिला कलेक्टर इसकी अध्यक्षता वाली जो व्यापक जिला सहकारी समीक्षा होती है, ये समन्वयक समिति होती है जिसमें गरीबों की संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एनआरएलएम के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगा और अनुवर्ती योजनाओं में सुधार एवं विकसित कार्य करने की जानकारी उपलब्ध करेगा। कुल मिला के यहाँ पे जो है जिला कलेक्टर वहाँ पे रहते हैं, ठीक। और क्या होता है उसमें भी सहकारी समिति वगैरह जो है वो सब शामिल हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके जो है ग्रुपों के और मतलब जैसे लीडर हो जाते हैं, उन सब के साथ मिल के बैठक करना और क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना है वैसा। तो ग्रुप है ना, इनके लीडर, पूरे जितने भी ग्रुप हैं उनके लीडर, ऐसा समझो। उप जिला यानी ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है आपका, जो ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई होती है वह अध्यक्षता करती है, ठीक है। इसमें 3 से 5 व्यक्ति का एक दल होता है या समूह जो उप ब्लॉक की परियोजना सुविधा प्रदाता दल होता है, दो का सम्मिलित रूप है, ठीक है। यानी कोई अध्यक्ष वाला 3 से 5 व्यक्तियों का दल होगा अथवा समूह हो सकता है या दोनों के सम्मिलित रूप हो सकता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक मिशन प्रबंधकों सहित उप जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे। ये कुल मिला के आपके क्या होते हैं, उप जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार से, है ना, मतलब उनको बाहर से आवंटित भी किया जाता है, ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर भर्ती भी किए जाते हैं, है ना। अब देखते हैं कि राज्यों को जो निधियां दी जाती है, जो उनकी सहायता दी जाती है, उनका आवंटन कैसे होता है। तो केंद्र प्लस राज्य सरकार के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो एनआरएलएम में जो केंद्र प्रायोजित योजना है जो दिल्ली, चंडीगढ़ के अलावा सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है तथा मिशन के वित्त पोषण को निम्नलिखित आधार पर केंद्र, राज्य, संघ में क्षेत्रों में वहन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और चंडीगढ़ में इसको जो है लागू नहीं किया गया क्योंकि पूर्णतः जो है ये दो जो जगह होती है ना, ये पूर्णतः क्या है आपकी ग्रामीण इलाके से बाहर की है। अब देखिए पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये सब में क्या होता है केंद्र 90% देता है और राज्य सिर्फ 10% देता है। बाकी जो अन्य राज्य हैं उसमें 75% और 25% का रेशियो चलता है, यानी 25% राज्य सरकार और 75% केंद्र सरकार के द्वारा बजट दिया जाता है। इसका जो केंद्रीय अंश का जो रिलीज है वो 2 किस्तों में दिया जाता है। जब पहली किस्त कब दी जाती है, अप्रैल मई के महीने में दी जाती है, जब राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के तथा समय समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का अध्याधीन होता है। कुल मिला के कब दी जाती है, अप्रैल मई के महीने पहले दी जाती है और अक्टूबर दिसंबर के महीने में दूसरी किस्त दी जाती है, जब अनुरोध पर निर्धारित प्रोफार्मों तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पे किया जाता है। यानी जो भी शर्तें उसके अकॉर्डिंग है वो पूरा हो जाती हैं तब सेकंड किस्त उनको दी जाती है। पहला तो अनुमोदन के रूप में दे दिया जाता है। अब जो व्यय की पात्र मदें हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों में इसको व्यय किया जा सकता है वो देखते हैं। तो पहला संस्थान निर्माण, यानी कुल मिला के जो है
प्रतिभागात्मक असुरक्षा आकलन एवं नए स्वयं सहायता समूह का गठन, प्रोत्साहन एवं परिसंरक्षण एवं अन्य समूह। कुल मिला के समूह जब संवर्धन किया जाता है तब इसको किया जाता है संस्थान के निर्माण के समय में, उसमें व्यय किया जाना है। प्रशिक्षण के रूप में या क्षमता निर्माण के रूप में किया जाना है कि जो भी संस्थाएं बनती है उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, समर्थन दिया जाता है, जितना भी स्टाफ होता है उसमें भागीदार होते हैं, उन सब के लिए क्या होता है, इसका जो है व्यय किया जाता है। परिश्रमी निधि के रूप में या पूंजीगत सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। ब्याज वाली जो सब्सिडी होती है उसमें, ब्याज में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें, ठीक है। अवसंरचना सृजन या विपणन में, ठीक है, कोई भी अधोसंरचना निर्माण वगैरह होता है या विपणन होता है, उसका जो है सृजन करना, बनाना या बेचने में जो भी खर्चा होता है। कौशल या प्लेसमेंट परियोजना, जो भी कौशल विकास के लिए कोई परियोजना लाई गई है या प्लेसमेंट के लिए जो परियोजना लाई गई है उसमें जो भी लागत लगती है उसमें खर्च किया जा सकता है। प्रशासनिक लागत, कोई भी अभियान या कार्यक्रम चलाने के लिए जो भी लागत लगती है उसकी निगरानी में, मूल्यांकन में, शिक्षण सामग्री आदि में, तो ये किया जाता है, ठीक। आर्थिक सहायता के रूप में स्वयं सहायता समूह का जो संगठन होता है उसके विकास के लिए 10,000 प्रति स्वयं सहायता समूह दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें परिक्रमी निधि जो होती है, रिवॉल्विंग फंड जो है आपका 10,000 रुपीज़ और अधिकतम 15,000 रुपीज़ दिया जा सकता है प्रति स्वयं सहायता समूह, जिसमें 70% से अधिक अगर बीपीएल सदस्य हुए तभी, ठीक है। पूंजीगत सब्सिडी जो है उसमें क्या है, पूंजीगत अगर सब्सिडी दी जाती है तो अगर वो जनरल वर्ग का हुआ तो उसको 15,000 रुपीज़ मैक्सिमम, और ST SC या विकलांग कैटेगरी के हुए तो 20,000 प्रति व्यक्ति लाभार्थी को दिया जा सकता है। पूंजीगत सब्सिडी ध्यान रखेंगे, ठीक। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगी। ये जो है ना अभी अपडेटेड डाटा है, 2.5 लाख रुपए, पहले वो कुछ 1,25,000 के कुछ आसपास हुआ करता था। ध्यान रखेंगे 2.5 लाख रुपए ये अधिकतम राशि जो है किसी भी स्वयं सहायता समूह को सब्सिडी के लिए पात्र होते हैं। क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण के लाभार्थी को 7,500 रुपये अधिकतम राशि जो है उपलब्ध कराया जाएगा प्रति व्यक्ति, ठीक है, क्षमता निर्माण या कौशल प्रशिक्षण के लिए। परिसंघों के स्थायित्व या प्रभाविता को के लिए कार्य निधि के रूप में जो है ग्राम पंचायत के स्तर पे जो है परिसंघ के लिए 10,000 रुपये, ब्लॉक स्तर के परिसंघ के लिए 20,000 रुपये और जिला स्तर के परिसंघ के लिए 1 लाख रुपये एक मुश्त अनुदान राशि दी जाती है। यानी स्थायित्व एवं प्रभाविकता के लिए कार्य निधि है ये ना परिसंघों के लिए। प्रशासनिक व्यय देखेंगे तो आवंटन का 5% कौशल विकास तथा प्लेसमेंट से संबंधित घटक का निवल एवं RSETI, ठीक है, RSETI जो होता है कि घटक के निबल के लिए दी जाती है। यह राज्यों के केंद्रीय रिलीज तथा तदनुसार राज्य अंश का 5% होता है। यानी ये प्रशासनिक व्यय है जो भी प्रशासन जो है अपने खर्चों के लिए यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ पे DAV DAY है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM। हिंदी की जगह थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिख देता तो क्या जाता था, M, ठीक है, कि प्रमुख कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत प्रगति। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो एक बार, ये क्या बोलते हैं, टेबल देखते हैं तो क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, कृषि आजीविका और गैर कृषि आजीविका, इन 4 चीज़ों से क्या होता है, इसमें बेसिक खर्च जो है आपका देखा जाता है, ठीक है। तो 745 जिलों के 7,143 ब्लॉकों में 10.05 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को जो है 90.90 लाख SHG जो है आपके 5.96 लाख BO और 32,439 CLF में संगठित किया गया है। मतलब कुल मिला के कितने ब्लॉक हैं क्षमता निर्माण के लिए, 745 जिले हैं जिसमें 7,144 ब्लॉक हैं। इनको जो है 10.05 करोड़ का जो है ग्रामीण गरीब परिवारों को जो है 90.90 लाख जो है आपका SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है और जिसमें
5.96 जो है BO हो गए हैं और CLF जो है 32,439 हैं। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद का ऊपर का लेवल होता है ये, है ना। इसमें देखते हैं वित्तीय समावेशन में 1.3 लाख SSG जो है महिला सदस्यों को बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस सखी के रूप में तैनात किया गया है। यानी कुल मिला के वे जो है बैंकिंग के रूप में जो है फाइनेंशियल जो एडवाइज़र के रूप में वहाँ पे थोड़ा सा काम करती हैं। स्वयं सहायता समूहों को 49,284 करोड़ की पूंजी सहायता प्रदान की गई है अभी तक, है ना। और स्वयं सहायता समूहों को 9.85 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जा चुका है। तो ये जो डाटा है ना अभी तक का, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम्स में कभी कभी। कृषि आजीविका के लिए क्या खर्च हुआ है, तो 2.64 करोड़ रुपए जो है अधिक परिवारों के पास में कृषि पोषक उद्यान हैं, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को मामूली लागत पर जो कृषि सेवा के लिए, जो कृषि कार्य के लिए जो उपकरण जो होते हैं ना, ये सेवाएं जो होती हैं उसके लिए मदद प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका 36,205 कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं स्थापित किए गए हैं और 4.30 करोड़ महिलाएं किसानों को कवर किया गया, महिला किसानों को कवर किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पे स्टार्टअप के रूप में देखें, गैर कृषि आजीविका के रूप में देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो किया गया है, तो 31 राज्यों के केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 280 ब्लॉकों में लगभग 3.13 लाख उद्यम जो हैं, स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जनरेट किए जा चुके हैं। और इस आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 26 राज्यों में 2297 एंड 2297 वाहन संचालित हैं जो दूर दराज के गांवों को जोड़ते हैं। यानी इतने वाहन संचालित किए गए हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत, है ना। तो ये सब चीज़ें मोटी मोटी जो हैं चीज़ें यहाँ पे की गई हैं इसके तहत पे। तो अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। बिहान डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अगर कभी आपको पूछा जाए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी जगह पे अगर शब्द दे दिया जाए बिहान, तो सेम चीज़ है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला और आखिरी चीज़, ठीक। तो 1 जून सन 2011 को प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन 1 जून 2011 को किया गया तथा इसे राज्य में बिहान यानी नया सवेरा, ठीक है, न्यू डॉन के रूप में नाम दिया गया। 1 अप्रैल सन 2013 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू हो चुका है। ठीक, हमारे जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में यह लागू हो चुका है। उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्रामीण गरीब जो परिवार हैं उनको कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना। इसको थोड़ा पॉइंट आउट करते जाइएगा, याद रखते जाइएगा कि प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना और उस स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के सार्वभौमिक सामाजिक संगठीकरण के निर्माण, समूह के संकर निर्माण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना। कुल मिला के उनको संगठित करना, उनको समुदाय का निर्माण करना, ठीक है, उनका संघ का निर्माण करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका कौशल विकास करना, उनका वित्तीय समावेशन यानी उनको ऋण देना, लेना देना सब चीज़, उनको बाजार उपलब्ध कराना तथा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना जिससे उनका संवर्धन हो सके। तीसरा, ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम 1 लाख रुपए से अधिक वृद्धि करना। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कितना उद्देश्य है, तो 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था करना, यानी वो जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस सब चीज़ के लिए ये मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए सामाजिक समावेशीकरण जो है इसमें वही सेम चीज़ है। आपका जो 146 विकास खंड है ना, उसमें समस्त जिलों में 146 विकास खंड है, सभी में ये लागू है। पहला चीज़, लाभान्वित परिवार कौन होंगे, जो ग्रामीण गरीब होंगे, वंचित समुदाय होंगे, जैसे आदिम जनजाति हो गया, विकलांग हो गया, भूमिहीन हो गया, विधवा, परित्यक्तता, इन सबको इसमें शामिल
किया गया है। ध्यान रखेंगे अभी से पहले हमने देखा था बीपीएल परिवार को सिर्फ, इसमें विकलांग जो है वो भी साथ में शामिल हो गए थे, हैंडीकैप्स जो हो गए है ना। लेकिन इसमें और चीज़ें शामिल हुई हैं, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्तता आदि। ठीक है। प्रदेश के कुल एनआरएल लक्षित परिवारों में 31,93,288, ठीक है, 31,93,288 में से 29,01,803 गरीब परिवारों को, महिलाओं को 2,74,407 स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे कितने स्वयं सहायता समूह बने हैं, 2,74,407। ठीक, ये इतनी महिलाओं की संख्या है ना। प्रदेश में गठित स्वयं सहायता समूह के आवश्यक सहयोग हेतु 15,243 ग्राम संगठन एवं 572 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। ठीक है, ये आपके गांव के लेवल का हो गया। ठीक है, और ये संकुल यानी क्लस्टर लेवल का हो गया, आपका ब्लॉक लेवल के आसपास का हो गया। ठीक है, सामाजिक समावेशीकरण के नए नए आयाम जो है निम्न हैं। तो सीआरपी चक्र यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है वो उसमें होते हैं। तो प्रत्येक सीआरपी दल में 4 सदस्य होंगे जो एक चक्र के दौरान 30 दिवस के लिए संकुल अंतर्गत 2 गांव में 15 दिवस प्रति ग्राम, ठीक है, मतलब 30 दिवस के लिए जो संकुल के अंतर्गत 2 गांवों को लेंगे और 15-15 दिन का लेंगे। ठीक है, में रहकर गरीब परिवार की महिलाओं का चिन्हांकन कर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करेंगे। सीआरपीएफ दल का सीआरपी दल होता है ना, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का जो दल होता है वो 30 दिन का उनको ये मिलता है टाइमलाइन, जिसमें 15-15 दिन के लिए 2 गांव दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें महिलाओं का चिन्हांकन करना होता है जिनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाना है, उनका गठन किया जाना है तथा उनका समूह का प्रबंधन, पुस्तक संधारण, जो आपका जो बही खाता वगैरह होता है ना, उस सब चीज़ का परीक्षण देना इसमें शामिल होता है। साथ ही पुराने स्वयं सहायता समूहों को एनआरएलएम के दायरे में लाने हेतु 11 सूत्रों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल मिला के उनको भी जो है स्वयं सहायता समूह को, जो पुराने बने हुए हैं, उनको एनआरएलएम से जोड़ना। छत्तीसगढ़ में 253 संकुल स्तरीय संगठनों को मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के रूप में विकसित किया गया है। मतलब ये जो है इस सब चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य देखते हैं। इसी वर्ड से समझ सकते हैं कि ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की जो परियोजना है ये की गई है। तो इसमें क्या करना है कि ग्रामीण जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको मजबूत स्थिति प्रदान करना और स्थायी आजीविका जो है दिलाना, ठीक, और सशक्त बनाना। इसका प्रारंभ 2019-20 से किया गया है। इसका जो फंडिंग है वो विश्व बैंक यानी जो वर्ल्ड बैंक होता है उससे किया गया है, जिसमें शामिल कितने जिले हैं आपके, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर के 43 विकासखंड शामिल हैं। तो इसमें देखिए कोंडागांव बस्तर आपका जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ हो गया, धमतरी, कांकेर, सॉरी यहाँ पे एक ये सरगुजा और कांकेर एक समझ लीजिए, ठीक है, और रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी को एक ऐसा समझ के चलिए, तो इससे याद करने में आपको आसानी होगी, है ना। 2.5 लाख रुपए जो है मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के कार्यालय स्थापना हेतु 2.5 लाख जो है प्रति संगठन दिया गया है एक कार्यालय बनाने के लिए, ठीक है, और 20 लाख रुपए जो है संगठन के वित्तीय रूप में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए विजिबिलिटी गैप फंड से 3 किस्तों में 20 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर उसकी वित्तीय सहायता के रूप से आत्मनिर्भरता के लिए ये दिया जाता है। यानी 2.5 लाख रुपए उसका जो है ऑफिस वगैरह के लिए हो गया, बाकी 20 लाख रुपए उनके और आगे संगठन के वित्तीय समायोजन के लिए दिया जाता है। तो बिहान के अंतर्गत जो विशेष परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये 5 परियोजनाएं थोड़ा याद रखिएगा। एक उत्थान करना, उत्थान किए तो उनका मिलाप हो जाता है, मिलाप होगा तो सृष्टि परियोजना हो जाएगी, है ना, सृष्टि होगी, सृष्टि बनेगी तो समृद्धि जो है बिहान होना चाहिए, और लैंगिक समानता भी सभी में होनी चाहिए। ऐसा करके थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्थान परियोजना क्या है?
सिंपल से इसका उद्देश्य पहले देखते हैं। तो प्रदेश के निवासस विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन के लिए यह किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति कितने हैं? 5 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र हैं जिसमें 9 जिले और 14 विकासखंड शामिल हैं। जैसे बलरामपुर में आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति देखने को मिलती है, गरियाबंद में देखने को मिलती है, सरगुजा, धमतरी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। तो इसके संकटगढ़ और वाड्रप नगर विकासखंड गरियाबंद और मैनपुर में। मैन पार्ट उदयपुर, बतौली और अंबिकापुर जो है सरगुजा का आपका हो जाएगा जिला का, नगरी धमतरी का और छुई खदान। ऐसे 14 विकासखंड का नाम है ना। उसके अलावा कबीरधाम हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा हो गया, कोरिया हो गया। तो कबीरधाम का पंडरिया, रायगढ़ का धर्मजगढ़, कोरबा का कोरबा और कोरिया का भरतपुर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं आपका मिलाप परियोजना। ठीक, मिलाप परियोजना में क्या किया जाता है कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु 2 जिलों तथा रांजनगांव एवं कबीरधाम के 7 विकास खंडों के 536 ग्राम पंचायतों के 897 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है प्रवासी श्रमिकों के लिए, ठीक है, उनके आजीविका विकास के लिए। तो ये मिलाप कार्यक्रम हो गया। इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक, एवं 14,107 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए ये जो योजना है बनाई गई है, कहाँ कहाँ पे चलेगी? 2 जिलों पे, राजनांदगांव और कबीरधाम में। 7 विकास खंड, 536 ग्राम पंचायत, जिसके 987 ग्राम इसमें शामिल हैं, जिनके लिए 14,107 परिवारों के लिए स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं आपकी सृष्टि परियोजना। सृष्टि का जो फुल फॉर्म होता है सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन फॉर द सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है, इनिशिएटिव्स। तो ये जो है 3 जिलों के 3 विकासखंड में चल रहा है, रायपुर, धमतरी और सरगुजा। रायपुर का तिल्दा, धमतरी का मगरलोड और सरगुजा का लखनपुर। इसके अंतर्गत क्या है? खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य या स्वच्छता के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय के सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन एवं पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह जो है सृष्टि योजना प्रारंभ की गई है। किसके लिए है ये? जो आपका जो है पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य, पोषण, ग्रामीण समुदाय, ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखेंगे। स्वाभिमान या समृद्ध विहान कार्यक्रम, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि एक गठित महिलाओं का समूह होगा जो ग्राम संगठन के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित एवं गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर करने हेतु विकास खंड बस्तर, जिला बस्तर में पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम में 32 जिलों के 68 विकास खंडों के सघन रूप से 19 जिलों के विकास खंडों को 80 संकुल स्तरीय संगठन यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपका लैंगिक समानता से। लैंगिक समानता के लिए एनआरएम रणनीति के तहत लैंगिक समानता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रदेश के चिन्हांकित 10 जिलों के 17 विकास खंडों में जेंडर रिसोर्स सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी नोडल स्तरीय संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, तथा 20 जिलों के 20 नवीन जेंडर रिसोर्स सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। मतलब कुल मिला के जो जेंडर इक्वालिटी है ना, उसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा, ठीक है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है आपका जो है इसमें क्या है कि ये जो 2022 में 2 अक्टूबर 2022 में लाया गया था, जिसमें गोठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यह लाया गया था। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाना एवं ग्रामीण सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, कुल मिलाकर गौठानों का विकास करना, उससे आजीविका प्रदान करना। 2 गौठान रीपा जो है प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठान होना चाहिए और पूरे राज्य में 300 रीपा का चयन
किया गया था। ठीक है, पूरे राज्य में। अब वित्तीय समावेशन देखते हैं। वित्तीय समावेशन कैसा होता है, तो चक्रीय निधि से होता है। पहला चीज, ऐसी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में 3 माह से पंचसूत्र तथा 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपये की राशि जो है चक्रीय निधि के रूप में प्रदान की जाती है। मतलब अभी जो है उनको राशि दिया गया, फिर वो लौटाएंगे फिर मिलेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है। सामुदायिक निवेश कोष जो है अंतर्गत में जो स्वयं सहायता समूह में जो सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर जो है इनको 60,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा तथा जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह किया जाता है। बैंक सखी या बैंक मित्र का जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है। तो बैंक सखी या बैंक मित्र जो है महिला स्वयं सहायता के बीच से पुल का कार्य करते हैं, बीच में पुल का काम करते हैं। ठीक है, बैंक और महिला स्वयं सहायता के बीच में, यानी वो बैंक से और महिला स्वयं सहायता के बीच में जो बैंक सखी या बैंक मित्र होता है, जो क्या है बैंक से इनको जानकारी देता है और इनसे उनके तक कनेक्शन जो है बनाए रखता है। ठीक है। 50 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह का बचत खाता तथा 30 स्वयं सहायता समूह का ऋण खाता खुला, उसमें एक बैंक मित्र की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक बैंक मित्र की नियुक्ति के लिए कम से कम 30 स्वयं सहायता समूह होने चाहिए तथा ऋण खाता जो है उनका ऋण खाता खुलना चाहिए और 50 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह का बचत खाता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो बैंक मित्र है वहाँ पे होंगे। तो बैंक मित्र का जो मानदेय है वो 3,000 रुपये प्रति माह है। बैंक मित्र का मानदेय प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत के द्वारा माध्यम से दिया जाएगा, उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में कुल जो है 1432 बैंक मित्र या बैंक सखी कार्यरत हैं। अब देखिए जो वित्तीय साक्षरता है ना, उसके लिए सीआरपी जो है वो भी यहाँ पे लागू है। जैसे प्रत्येक सघन विकास खंड में 12 से 16 वित्तीय साक्षरता जो है सीआरपी का चयन किया जाता है। कम से कम 12 से 16 सघन विकास खंड में, जो 33 जिलों में प्रति जिला 4 सदस्यीय प्रशिक्षण दल को नेशनल अकादमी फॉर रूट सेडी बेंगलोर के द्वारा माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मतलब प्रशिक्षण के लिए है, जो वित्तीय जो आपकी साक्षरता है, मतलब कैसे लेना है देना है, कैसे इनकम जनरेट करना, वो सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। ये पेजेस डबल हो गए हैं। अब आता है बीसी सखी। बीसी सखी मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3,775 बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है। सिंपल ये। आजीविका संबंधी गतिविधियां, तो कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, पहला देखते हैं समुदाय आधारित संवहनी कृषि। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी गरीब, अति गरीब महिलाओं को संवहनीय आजीविका से जोड़ना, कृषि को स्थानीय संसाधन जैसे नाडेप खाद, केचुआ खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करना, लागत कम करना एवं उत्पादन व आय में बढ़ोतरी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुल मिला के कृषि से जोड़ना, जैसे खाद वाद बनाना, जैविक कीटनाशक आदि का उपयोग कराना, इसमें महिलाओं को शामिल करना, ये सब चीज़ें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 1,19,041 महिला किसान को संवहनी कृषि के से जोड़ा गया है। संवहनी कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये होता है। तो इसका जो योजना के प्रारंभ से अब तक 11,64,222 महिला किसानों को जोड़ा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड आता है आपका कृषक उत्पादक कंपनी एफपीसी। ठीक है, इसमें मिशन में क्या है कि कृषि उत्पादक कंपनी को 50 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें 45 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा 5 लाख रुपए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए दिया जाता है। इसके योजना अंतर्गत 15 जिले जैसे आपके बस्तर, सरगुजा, सूरजपुर, राजनांदगांव, धमतरी, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, कोंडा गांव, कोरिया, बलरामपुर, कांकेर, जसपुर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, रायपुर और रायगढ़ में कृषि उत्पादक कंपनी का गठन अब तक किया जा चुका है और अब तक कुल 45,655 महिला किसानों को शेयर धारक के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि उत्पादन कंपनी है ना। उत्पादक समूह बनाना, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि कुल 1601 महिला उत्पादक समूह का गठन अभी तक हो चुका है, जिसमें कुल 56,035 महिला किसानें जुड़ चुकी हैं।
ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? मक्का, अमचूर, इमली, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सुगंधित चावल का प्रसंस्करण एवं विपणन आदि, है ना, बेचना खरीदना वो सब चीज़ें। मिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उत्पादक समूह को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए जो उनकी कार्यशील पूंजी होती है, 50,000 जो है आपकी आधारभूत संरचना निर्माण के लिए दी जाती है। लखपति महिला पहल, ठीक है, वो लखपति दीदी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरीके का है ये। तो लखपति महिला पहल मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य परिवार की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से अधिक करना। कुल मिला के जो स्वयं सहायता समूह है उसमें जितनी भी महिलाएं हैं उसके प्रति महिला सदस्य का जो है वार्षिक जो है आय जो है वो 1 लाख से ऊपर बनाना है, जो 2025 की स्थिति में 74,000 समूह सदस्यों को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। ठीक है, तो वही है लखपति दीदी, मतलब स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक सदस्य परिवार की वार्षिक आय को 1 लाख या उससे ऊपर लाना। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, थोड़ा अभी करंट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका आजीविका अंतर्गत कार्यरत कैडर। कौन कौन से कैडर्स हैं? तो ये आपका कृषि सखी हो गया, पशु सखी हो गया और कृषि उद्योग सखी हो गया। कृषि सखी जो है क्या है, कुल प्रशिक्षण जो है कृषि सखी इतने कार्यरत हैं, ये 12,441, और ये उद्योग सखी कार्यरत है। इसको चलिए आगे देखते हैं कि NRETP के अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना जो है लाई गई है। इसमें क्या किया गया है कि आजीविका मिशन के तहत राजनांदगांव और कबीरधाम में वैल्यू चेन परियोजना के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन के गठन किया गया है, जिसमें अंतर्गत 3 विकास खंड जो है, जैसे छुरी खदान, खैरागढ़ और सहसपुर लोहारा को 290 गाँवों को इसमें जो परियोजना में शामिल किया गया है। कुल मिला के वही आजीविका मिशन से जोड़ना है। ठीक है, टूल बैक या कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, छोटे मंझले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों के किराए से प्रदान किए जाते हैं, जो है मतलब कुल मिलाकर उनको किराए पे कुछ टूल्स या कस्टम हायरिंग जो है जो वो चाहते हैं स्थापना उसकी की गई है। और अब तक कुल मिला के 6,556 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जहाँ पे कृषि यंत्रों का जो है उनको किराए पे किसी भी छोटे या मंझले किसानों को किराए पे उसको दे दिया जाता है ना। ठीक है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है, SVEP। इसका उद्देश्य है उद्यम शुरुआत करना तथा उसको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जो भी प्रोत्साहित करना है, वो गरीबों को बेरोजगारी कम करने के लिए योजना लाई गई है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसको भी इसमें साथ में जोड़ा गया है, ताकि वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ ये 9 विकास खंडों में इसको लागू किया गया है। ठीक है, जिसकी सहयोगी तकनीकी संस्था जो है EDII अहमदाबाद है, जो 2 विकास खंड जैसे अंबिकापुर, बैकुंठपुर में कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत कुल अभी तक 18,264 उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सका है, मतलब स्टार्टअप के जरिए जो है कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए वो। वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर OSF, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म उद्योगों को व्यावसायिकों को सेवाएं प्रदान करना था उप जिला स्तर पर एक व्यापार सुविधा सह परामर्श। ये एक्चुअल में परामर्श केंद्र है, किनके लिए? जो सूक्ष्म उद्योग के व्यवसायी हैं उनके लिए। वर्तमान में 4 जिलों में यह संचालित है, जैसे बस्तर, रायपुर, सरगुजा और राजनांदगांव। यहाँ पे वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। यहाँ पे जाके आप कोई भी चीज़ का जो है परामर्श सहायता सुविधा जो है आपको एक व्यापार सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो ये वाला वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला जो है देखेंगे। ठीक, तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा, एक बार में तो बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है। रिवाइज कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और कमेंट में बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।